Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss Chemistry 9th chapter number 1 Knowledge 3 paper. It contains 22 questions, 12 MCQs and 10 short questions. You have 90 minutes to complete this paper. Okay, first of all, you have multiple choice question. Anything that has mass and occupies space is called. तो इसकी बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से डेफिनेशन पढ़ी हुई है दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. इम्प्योर मैटर इज ओके. सो टेक्निक ये है कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अनपॉसिबल ऑप्शन है उसको हम सबसे पहले निकाल देंगे. इम्पॉसिबल जो ऑप्शन होगी फिर बाकी जो बचेंगे उनमें से डिसाइड करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास जो इम्प्योर मैटर का पूछा गया, जबकि एलिमेंट और कंपाउंड आपने पढ़ा होगा कि प्योर मैटर की टाइप में आता है, सब्सटेंस की टाइप में आता है ना. तो सब्सटेंस एक प्योर मैटर है. इसी तरह से तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती. फिर एटम देखें, एटम भी एलिमेंट की ही टाइप में आ जाता है. ठीक है. तो ये भी नहीं हो सकती. हमारे पास बचता है ए ऑप्शन, मिक्सचर, विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल प्रॉपर्टी. तो इसमें से बच्चों कलर, स्मेल, टेस्ट, दे ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो ओनली कंपोजिशन इज अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में मेंशन है इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस. नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन इन अर्ली स्टेजेस. कि स्टार्टिंग में कितने एलिमेंट्स नॉन थे. तो एलिमेंट्स वाले टॉपिक की फर्स्ट लाइन में मेंशन है कि पहले 9 एलिमेंट्स ही सिर्फ नॉन थे. क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड सोडियम इन ह्यूमन बॉडी. तो ये टेबल के अंदर मेंशन है 0.8%. एलिमेंट वाले टॉपिक के अंदर ये पेज नंबर 6 के ऊपर साइड टेबल पिंक बॉक्स के अंदर मेंशन है कि पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम कॉन्स्टिट्यूट 0.8% ऑफ आवर बॉडी मास. तो 0.8 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है MCQs नंबर 6. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ. अब तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, और वो हैं जी 118. ठीक है. ये भी नंबर मेंशन है बुक में. एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड. तो इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल की डेफिनेशन है ये. एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल. नेक्स्ट MCQ नंबर 8. इट इज़ अ स्टेबल यूनिट. इन सब में से जो स्टेबल है. ठीक है. अब आपको पता है सबसे पहले आयन को अगर हम देखें तो आयन पे चार्ज होता है. ठीक है. अगर प्लस चार्ज है तो वो चाहेगा माइनस वाले के साथ रिएक्ट करे. अगर माइनस चार्ज है वो चाहेगा प्लस वाले के साथ रिएक्ट करे. तो आयन रिएक्ट करता है. आयन इज़ नॉट स्टेबल. तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. ठीक है. स्टेबल का मतलब है जो रिएक्ट ना करे. आगे मॉलिक्यूलर आयन है, ये भी, इसमें भी वही बात है. चार्ज होता है इसलिए ये भी रिएक्ट करता है, इसलिए दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. ठीक है. अब डी ऑप्शन देखें, फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल वो होता है जिसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है. तो दैट्स वाई ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव, इट इज़ न्यूट्रल. Now MCQ नंबर 9. Which one of the following is triatomic molecule? ट्राई का मतलब है 3. ठीक है. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम हो. देख लेते हैं हम. ए ऑप्शन में कितने एटम हैं. 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है, 4 ऑक्सीजन के हैं. टोटल हो गए 4, 5, 6, 7. टोटल 7 एटम प्रेजेंट हैं. तो इसलिए 3 नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. बी ऑप्शन में 2 एटम है नाइट्रोजन, ओनली 2. तो इसमें भी 3 नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है. डी ऑप्शन देखें तो उसमें हाइड्रोजन के पास यानी 1 हाइड्रोजन एटम है और 1 क्लोरीन एटम है, यानी कि 2 एटम है यहाँ पर भी. दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम है. 2 + 1 मीन्स 3. टोटल 3 एटम. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. सी इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल.
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन 29.25 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, इसमें हम मोल्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। मोल्स का क्या फार्मूला है? नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। नॉन मैस के जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 29.25 इज द नॉन मैस। मोलर मैस क्या है? जो भी NaCl का कैलकुलेट करके मैस आएगा वो उसका मोलर मैस होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मैस, इसको मैं लिख देती हूँ नॉन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस, सो नॉन मैस कितना दिया हुआ है उसने? 29.25। ओके, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 29.25। ठीक है, डिवाइडेड बाय NaCl का मोलर मैस होता है 58.5। ठीक है, ये कैसे आया इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। NaCl, सोडियम का मैस होता है 23 और क्लोरीन का मैस होता है 35.5। ये पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 58.5 ग्राम। ठीक है, ये इसका मैस है NaCl का। ओके, तो इन दोनों को हम जब सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 29.25 डिवाइडेड बाय 58.5, तो 0.5 मोल जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो सी ऑप्शन इज द 0.5, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ओके, MCQ नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट फाउंड होता है अर्थ क्रस्ट में। ओके, इसके लिए भी हम एलिमेंट वाले टॉपिक में जाएंगे, पेज नंबर 5। तो ये टेबल है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, यानी कि आयरन वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन हम माइनस का एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी के 3 ऑप्शंस में देखें तो एल्यूमिनियम सबसे कम है, फिर सिलिकॉन है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन इज़ द राइट ऑप्शन। देन द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमोसफेयर। ठीक है, जो एटमोसफेयर में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली तीसरे नंबर पे जो गैस आती है वो कौन सी है? ठीक है, इसको भी हम उसी टेबल में देखेंगे, एटमोसफेयर। ओके, तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन पाई जाती हैं। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी 3 ऑप्शंस में से देखेंगे तो उसमें हमारे पास बचा नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये भी नहीं आएगा। बाकी आर्गोन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा है, यानी कि ये नाइट्रोजन फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट अबंडेंट है और आर्गोन है जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट है। तो आर्गोन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आर्गोन इज़ 0.9%। सो ये MCQ से नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। First, I describe the phenomena, the works of different scientists at the same time handicap the growth of science. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लास्ट में जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड वगैरह आता है उसमें मेंशन है।
ठीक है, इस पेज पे द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एट द सेम टाइम हैंडीकैप और प्रमोट द ग्रोथ ऑफ साइंस। तो इसके अंदर ये आप लोगों ने इसको ब्रीफ करके लिख देना है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि आज तक की ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल हैव डेवलप्ड मैनी इंटरकनेक्टेड एंड वैलिडेटेड आइडियाज़ अबाउट द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड सोशल वर्ल्ड्स। कि आज तक के ह्यूमन हिस्ट्री में लोगों ने बहुत से ऐसे आइडियाज़ बनाए हैं जो डिफरेंट वर्ल्ड्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिज़िकल वर्ल्ड को, बायोलॉजिकल वर्ल्ड को, फिजियोलॉजिकल और सोशल हमारी समाजी वर्ल्ड को, इन सबको कनेक्ट करने वाले आइडियाज़ बनाए हैं। ठीक है, those ideas have enabled successive generations to achieve an increasingly comprehensive and reliable understanding of the human species and its environment। जब वो कनेक्शन बने हैं डिफरेंट वर्ल्ड्स के, तो उसकी वजह से हमारी आज की जनरेशन को बहुत इजीली समझने को मिल गया है ह्यूमन के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हैं। ठीक है, द मीन्स यूज टू डेवलप दिस आइडियाज़ आर पर्टिकुलर वेज ऑफ ऑब्जर्विंग, थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड वैलिडेटिंग। यानी ये सारा कुछ करने के लिए, इन सब नॉलेजेस को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना पड़ा, थिंकिंग करनी पड़ी, फिर एक्सपेरिमेंट करने पड़े और फिर वैलिडेशन यानी कि कंफर्म करना पड़ा कि ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। दीज वेज represent a fundamental aspect of the nature of science and reflect how science tends to differ from other modes of mind। ठीक है, वो कहता है कि ये सारे जो तरीके थे ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग वगैरह, इन सब से पता चलता है कि जो साइंस है उसका कितना बड़ा रोल है नेचर के अंदर, और साइंस बाकी आर्ट्स वगैरह से कितनी डिफरेंट है। ठीक है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं। देन इट फॉर्म्स अ साइंटिफिक एंडेवियर एंड दैट मेक्स इट सो सक्सेसफुल। दैट्स वाई ये हम सब इंटरकनेक्ट होते हैं। Although each of these human enterprises बच्चा वो साइंटिस्ट को कहा गया। ठीक है, कि जिन्होंने तमाम चीज़ों को लिंक किया ताकि हमें अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकें, हम ज़्यादा अच्छे से इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें, उन्हें साइंटिस्ट को कहा गया ह्यूमन एंटरप्राइजेस। कहता है कि हर ह्यूमन एंटरप्राइजेस जो है उसका एक करेक्टर है, हिस्ट्री है, उसकी अपनी ईच इज डिपेंडेंट ऑन एंड रीइंफोर्सेस द अदर, कि दूसरों को भी अफेक्ट करता है। तो ये साइंटिस्ट का रोल है साइंस को बढ़ाने में, कि साइंटिस्ट ने सारी वर्ल्ड्स को, फिज़िक्स की वर्ल्ड को, बायो की वर्ल्ड को, केमिस्ट्री की वर्ल्ड को, सोशल वर्ल्ड को, साइकोलॉजिकल जो वर्ल्ड हैं उन सब को इकट्ठा कर दिया है। ये था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी आ जाएगी। फिर राइट अ शॉर्ट और नोट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन। ये जो मार्किंग कैटेगरीज है यहाँ पर वीडियो में आपको बताने के लिए शो की गई हैं, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे आपको शो नहीं की जाएंगी। ठीक है, आपको खुद से याद रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो डेफिनेशन है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। ओके, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस किस किस चीज़ से मिलके बना है उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब कोई कंपाउंड केमिकल चेंज होता है किसी सब्सटेंस के अंदर तो उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है और नए सब्सटेंस बन जाते हैं। आगे उसने एग्जांपल लिया कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जैसे वाटर है तो अगर हम उसे डिकम्पोज करें यानी उसे तोड़ दें तो वाटर आपको पता है एक लिक्विड है H2O, जब उसे ब्रेक कर दें तो वो बन जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो दोनों गैसेस हैं, यानी कि पहले वो लिक्विड था लेकिन जैसे ही उसके अंदर एक केमिकल चेंज आया तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गई, उसकी कंपोजिशन वो गैसेस में चेंज हो गई। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज, जिसमें कंपोजिशन ही चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ एलिमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, एलिमेंट इज़ अ substance made up of same type of atom which have same atomic number and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means। ठीक है, सिंपल के एलिमेंट जो होता है उसके तमाम एटम एक ही तरह के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसके सारे एटम हाइड्रोजन ही होंगे, उसमें कोई क्लोरीन या ऑक्सीजन तो नहीं आ सकते, वो तो सिर्फ हाइड्रोजन है। अगर क्लोरीन या ऑक्सीजन आ गए फिर तो वो कंपाउंड बन जाएगा।
ठीक है। लेकिन जैसे H2O है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं तो वो कंपाउंड बन गया, लेकिन अगर सिंगल हाइड्रोजन हो तो वो एलिमेंट होता है। ठीक है, उसमें सारे एटम्स हाइड्रोजन के ही होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के एटम है तो सबके एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे। ठीक है, उसके अलावा उनको हम ब्रेक भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंपल हाइड्रोजन ही होते हैं। हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो क्या उससे कोई और चीज़ नहीं बन सकती, बिकॉज इट्स अ सिंगल यूनिट। सो ये डेफिनेशन है। एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, कोई सी भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ रेडिकल। रेडिकल के अंदर आप लिखेंगे डेफिनेशन, कहाँ पर है जी, ओके, पेज नंबर 15 के ऊपर आपको मिलेगा फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों वो कहलाता है रेडिकल। ओड मीन्स नॉट इवन। ठीक है, इवन ना हो, ओड प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। ओड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 सो ऑन, जो 2 के टेबल पे नहीं जाते। ठीक है, और हम इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि डॉट लगा के, हम सिंबल के ऊपर डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल है H डॉट, Cl डॉट एक्सेट्रा। राइट सिंबल ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोजन, तो इनके सिंबल लिखने हैं। हमारे पास सोडियम का सिंबल है Na। ठीक है, दिस इज सोडियम। इसी तरह हाइड्रोजन का सिंबल है H। तो ये इन दोनों के सिंबल्स, इनकी जस्ट एब्रीविएशन मेंशन करनी है। सो नेक्स्ट इज डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल्स। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन बुक में मेंशन है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मूला विच शो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक वी हैव बेंजीन। ओके, बेंजीन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वैसे C6H6, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अगर हम लोग चाहें कि इसका एम्पिरिकल, इसकी सिंपल रेशो निकालने, ये 6 के टेबल पे दोनों चले जाएंगे ना, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं 6 के टेबल पे। 1 को ना भी लिखें तो खैर है, इसी तरह यहाँ पर भी हम 1 आना है, 1 ना भी लिखेंगे तो खैर है। ठीक है, तो CH जो है इसका सिंपल फार्मूला बन गया। ठीक है, CH जो है इसका सिंपलेस्ट फार्मूला बन गया, जिसमें सिंपल होल नंबर रेशो है एटम्स की। तो दिस इज़ कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो इस फार्मूले से पता चलता है कि बेंजीन के अंदर हमेशा जितने कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रोजन एटम्स होंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो रिलेशनशिप जब भी पूछा जाता है उसका मतलब है एक ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें ये वाली चीज़ भी मेंशन है और ये वाली भी। ठीक है, इसका आपके पास फार्मूला होता है ये चीज़, पेज नंबर 13 पे मेंशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n। ठीक है, और n क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे भी हमने बेंजीन में किया है, बेंजीन में C6H6 में दोनों 6 के टेबल पे जा रहे थे, तो 6 जो है वो n की तादाद है। यानी यहाँ पे अगर मैं CH को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा से बेंजीन का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यानी 6 को जब एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा से मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। तो ये फार्मूला बुक के अंदर मेंशन है, ये ही इन दोनों का रिलेशनशिप है। डिफाइन फ्री रेडिकल, ऊपर रेडिकल की डेफिनेशन पूछी गई थी, यहाँ पे फ्री रेडिकल की दोनों सेम ही चीज़ हैं। ठीक है, फिर बच्चों को देखने के लिए कि क्या बच्चों को दोनों चीज़ों का, बच्चे इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है। उसी तरह आपने इसमें डेफिनेशन लिखनी है, रिप्रेजेंटेशन और एग्जांपल। व्हाट इज़ मोल भी बुक के अंदर मेंशन है, पेज नंबर 18। ठीक है, दिस वन।
मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाते हैं, उतनी अमाउंट को एक मोल कहते हैं। एग्जाम्पल है, आप किसी भी चीज़ का मैस लिख दें, जैसे कार्बन का मैस 12 होता है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन बराबर होता है 1 मोल के। इस तरह वाटर का मैस 18 है, तो 18 ग्राम वाटर इज़ इक्वल्स टू 1 मोल। तो ये एग्जाम्पल आ जाएगी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? MOL से। आगे ये डिफाइन केमिस्ट्री एंड राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये आपके फर्स्ट पेज के अंदर आएगा केमिस्ट्री की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, कि जिसमें मैटर की हर चीज़ स्टडी की जा रही है। ठीक है, मैटर की क्या क्या चीज़, कंपोजिशन यानी मैटर किस किस चीज़ से मिलके बना है, कोई भी सब्सटेंस है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और वह किस तरह की रिएक्शंस करता है। ये सारा कुछ मैटर के बारे में स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आगे इसके जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर हैं। इसका रोल है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में, यानी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, फिर मेडिसिन्स के अंदर भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, ड्रग्स में भी, सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट्स जितने भी हैं, सर्फ वगैरह, उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी, पेपर भी केमिकल से बनता है। फिर प्लास्टिक्स इंडस्ट्री, पेंट्स, पिगमेंट्स भी कलर्स को कहते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट किलर। ठीक है, पेस्टिसाइड, पेस्ट किलर, पेस्ट का मतलब है फसलों के कीड़े, उनको मारने वाली जो अद्वियात हैं वो भी केमिकल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें केमिकल्स की वजह से हैं। और इसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं कि केमिकल इंडस्ट्री की इतनी डेवलपमेंट की वजह से, केमिकल इंडस्ट्री इतनी सारी चीज़ें तो बना रही है, लेकिन साथ साथ कोई ऐसे टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल कर रही है। ठीक है, उससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट, कंटेमिनेटेड वाटर भी गंदा हो रहा है, और एयर भी हमारी पोल्यूट हो रही है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। So this is a full discussion of your knowledge 3 paper. Best of luck.